जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज एक बड़ी प्यारी सी लेक्चर को क्लास को लेकर आया हूँ आपके सबके सामने। एंड वी आर डूइंग एसीसीए फॉर एसीसीए F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसा मैं बार बार बीच में बोलता रहता हूँ कि आपको थोड़ा सा याद रहे कि आपका ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट अटेम्प्ट में F2 को क्लियर करना। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कुछ नई बातों को बताऊंगा। एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 4 लेक्चर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 3A इन ACCA आज, एंड लेक्चर 4, दिस इज लेक्चर 4A। बेटे, मैंने अभी तक आपके साथ 5 लेक्चर्स डिस्कस कर दिए। एंड आई हैव नॉट शोन यू, मैंने आपको कहा कि अभी कैप्लन छोड़ दीजिए, बीबीबी छोड़ दीजिए, खाली पहले मेरी बात को सुनिए, मेरी आवाज सुनो। आज के इस lecture के through, from today onwards, I will be telling you that the point, the concept, the logic which I have told you in last 3 or 4, 5 lectures, all are covered in Kaplan, all are there in BBP, and we will be doing some illustrations, some test yourself questions from Kaplan only. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद, बेटे आपने जैसे पिछले लेक्चर्स में नोट किया है एंड यू हैव यूज योर कैलकुलेटर, आज के लेक्चर में भी यही करना है। बिकॉज मैंने जो केस स्टडीज आपको बताई हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। तो चलिए जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आप ग्रेट गुड मॉर्निंग मैंने लिख दिया, मैंने लिखा जी लेक्चर नंबर 4A, और फिर मैंने लिखा F2MA चैप्टर 5 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। बेटे, मैंने चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स को दिया। मुझे नहीं मालूम कैप्लॉन बीबीबी ने क्या दिया। अगर आप इस प्रायोरिटी से, इस प्रेफरेंस से करते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, चैप्टर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, चैप्टर 4 अकाउंटिंग फॉर लेबर, अभी हम चैप्टर 5 कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। बेटे 12 से 13 लेक्चर्स आई हैव डिलीवर्ड 12, आई हैव प्लान्ड कि मैं 12 से 13 15 लेक्चर्स आई विल बी डिलीवरिंग। आप ये चेक कर लीजिए कि मैं कितने लॉजिक्स और कंसेप्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी कमर सीधी करके बैठें। चैप्टर नंबर 5 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 4A। 4A का मतलब है पहले आपने लेक्चर 4 देख लिए, फिर 4A देखेंगे। 3A का मतलब है पहले आपने 3 देख लिया, फिर 3A देखेंगे, है ना? ठीक है ना? ये बात ठीक है ना? ठीक है सर। तो मेरी विचार आज के लेक्चर के लिए है कि डू इट नाउ, बिकॉज टुमारो विल नेवर कम। बेटा, वापस कभी भविष्य आने वाला ही नहीं है यार। अभी, आज, अभी करना है। उत्तिष्ठ, चलो, चलंती चलंती, यू हैव टू वॉक एंड यू हैव टू अचीव योर टारगेट्स। पापा कहते हैं मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, तो आपको नाम करके दिखाना है यार। आ जाओ। यस, कमर सीधी करके बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है। लेक्चर नंबर 4A की बात हम कर रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। दोस्तों, मैं पहली बात आज आपको लेक्चर 4A स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिवाइज समथिंग। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ मैं पहले रिवाइज करा दूं अपनी कहानी को बताने से पहले। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स यार, मैंने बड़ी मेहनत की है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 3A एंड लेक्चर 4। दिस इज लेक्चर 4A। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मेरे 5 लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए इन रिस्पेक्ट टू ओवरहेड्स। अच्छा, जब आप ये 5 लेक्चर्स देख लेंगे ना ओवरहेड्स के, तो आज का लेक्चर आपको लगेगा अगर मैं नहीं भी लेता तो चलता। बट द पॉइंट इज कि आपके लॉजिक्स, कंसेप्ट, फाउंडेशन बनाने के लिए मैंने 5 लेक्चर्स लिए। आइए जी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बताया, थोड़ा सा आपको हल्का सा रिवाइज करा दूं। लेक्चर 1 में आई हैव डिलीवर्ड, अभी मैं शो भी करूंगा, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स, एंड देन आई डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और बड़ा प्यारा सा मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था। अगर आपने वो फ्लो चार्ट नहीं बनाया या आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाइफ में बड़ा कुछ मिस कर दिया। बेटे, ओवरहेड्स का चैप्टर जनरली बच्चे कहते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, एज कम्पेयर टू मटेरियल, एज कम्पेयर टू लेबर, एज कम्पेयर टू कॉस्ट क्लासिफिकेशन। थोड़ी सी बातें अलग से हैं। मैंने एक अलग से स्पेसिफिकली फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया जस्ट सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है सर। और उसके बाद आई हैव टेकन अ रेनॉल्ड्स केस स्टडी। आपको याद होगा लेक्चर 1 में मैंने रेनॉल्ड्स की केस स्टडी ली थी,
और उसमें बताया था कि व्हाट आई मीन बाय दिस एंड देन द कॉस्ट क्लासिफिकेशन, व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उस बात को बताते बताते मैं फिर लेक्चर नंबर 2 में आ गया और धीरे धीरे कुछ टेक्निकल बातें बतानी शुरू कर दी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। इस दुनिया में दो तरह के डिपार्टमेंट हैं। इफ आई टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि आप एसीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पेपर देंगे, आप पास हो जाएंगे, बट आपको क्या लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिली? विदाउट सपोर्ट क्या पास हो सकते थे? बेटे पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट दी, आपको स्टडी रूम दिया, आपको लैपटॉप दिया, आपको मेरे लेक्चर्स बाय करने के लिए पैसे दिए, एक एनवायरनमेंट दिया। इट मींस दे हैव गिवन यू द सर्विसेज। It means in a manufacturing organization, if I talk about Nerolac, if I talk about Apollo Tyres, if I talk about Maruti Suzuki, if I talk about Apple Computers, if I talk about McDonald's, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो I can broadly divide the departments, factory departments, you know, production department into two parts. One is the production department, second is service department, which we have discussed here in lecture number 2. फिर एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, जो पूरा आपका एग्जामिनेशन किट अगर मैं देखूं, एग्जामिनेशन किट पूरा भरा पड़ा है एलोकेशन अपॉर्शनमेंट। आपको लॉजिकली मैं सारे इलस्ट्रेशंस कराने वाला हूं और उसमें एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। उन्होंने कई जगह सेकेंडरी की जगह रीअपॉर्शनमेंट वर्ड यूज कर दिया, हम डिस्कस करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 में बेटे मैंने बेसिक एम्फोसाइज किया था कि एलोकेशन क्या है, फिर मैंने कहा था अपॉर्शनमेंट क्या है। मैंने अपनी जॉइंट फैमिली का एग्जांपल दिया और अपॉर्शनमेंट बताने की कोशिश की and what are the basis of apportionment and I have prepared 2 मटकास। मैंने 2 मटके बनाए थे, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3 में मैं भी थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा आपको, so that you can get an idea कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। फिर मैं आ गया था जी लेक्चर नंबर 3A में। 3A आपको केस स्टडीज मैंने खुद बनाकर आपके सामने लिखी, उसकी उस यू नो आई हैव प्रिपेयर्ड द हैंड रिटन स्लाइड फॉर दैट so that you can get an idea। तो मैंने उसमें एलोकेशन बताने की कोशिश की, अपॉर्शनमेंट बताने की कोशिश की, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड वन ओवरहेड एनालिसिस शीट या डिस्ट्रीब्यूशन शीट कहते हैं, जिसमें वी हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट कॉलम्स। जैसे मैंने लिखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, लेक्चर नंबर 4 पे आ गया। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में आ गया था, अच्छा लेक्चर नंबर 3A काउंट करते 4 में आ गया था। बेटे मैंने आपको ये बताया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट इज नेम्ड एज रीअपॉर्शनमेंट। इन सभी बातों के साथ फिर मैं आगे चला था और अभी मैंने इलस्ट्रेशन करानी है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने बताया एक बार यू नो मैं पहले चाहता हूं कि आप कैप्लॉन में आ जाएं और कैप्लॉन से आप पहले एक बार देख लें कि जो भी कवर किया है, यू नो दिस इज अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। इन्होंने चैप्टर नंबर 7, 8 दिया, हमें क्या लेना है, हम तो चैप्टर नंबर 5 में ओवरहेड्स को डिस्कस करेंगे। ओवरहेड्स एक बार इसके लर्निंग आउटकम्स देख लें बेटा। एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। up to this point most of the learning outcomes I have covered, but officially मैंने उनको अभी दिखाया नहीं था, अब दिखा रहा हूं। Describe the procedures involved in determining production overheads, absorption rates। प्रोसीजर क्या है, एलोकेट करना है, फिर अपॉर्शनमेंट करना है, अपॉर्शनमेंट करते समय कुछ बेसिस का ध्यान रखना है, फिर उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रीअपोर्शन करना है, उसके बाद ही तो एब्जॉर्ब करेंगे। मैंने वैसे अभी आपको एब्जॉर्प्शन बताया नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय एलोकेट एंड अपॉर्शनमेंट। बड़ी मेहनत की बेटा। एंड रीअपोर्शनमेंट ऑफ, इसको भी अभी शायद मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ABC, पहले 3 लर्निंग आउटकम्स को मैंने डिस्कस कर ही दिए। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैप्लॉन को ओपन कर चुका हूं और मैंने ऊपर लिखा ऑलरेडी दे हैव रिटन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आई हैव शोन यू दैट व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सब बातें मैंने डिटेल में कॉस्ट क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 में और लास्ट के 5-6 लेक्चर्स में बताइए, तो इसलिए मैं अभी बार नहीं बता रहा, टाइम लगेगा। एंड देन आई मूव टू factory overheads which is also named as production overheads।
और उसके बाद मैंने कहा था एडमिन ओवरहेड्स भी होते हैं, सेल्स ओवरहेड्स भी होते हैं, एंड वी हैव टू इनकर द R&D ओवरहेड्स। डॉक्टर रेड्डी की बात की थी, सिप्ला की बात की थी, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन आज से 3-4 साल पहले जब निकाली गई, तो दे हैव इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। एंड देन we have different types of departments in production। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फैक्ट्री में एक तो हीटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर लाइटनिंग डिपार्टमेंट होता है, रेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री होती है। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बताया था कि कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कह दे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कह दे, या आप प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स कह दे, कुछ भी कह दे, बात एक ही है, ज्यादा कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, एक ही बात। मैंने जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज किया, असेंबली, मशीनिंग, फिनिशिंग, ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। पर ये तभी काम कर सकते हैं जब इनको सर्विसेज मिले। और सर्विसेज कहाँ से मिलती है? सर्विस कॉस्ट सेंटर से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, मेंटेनेंस, कैंटीन एंड स्टोर्स। बेटे इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस है, बाकी रख रखाव है, कैंटीन है, जो लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं उनको भूख लगती है, वो कैंटीन डिपार्टमेंट है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर मैंने अभी अब्जॉर्प्शन नहीं बताना, मैं आपके सामने आ गया था। Allocation and apportionment, I have already discussed what I mean by allocation and apportionment, and Kaplan and BVP, they have given the 100% emphasis, on in regard to allocation and in regard to apportionment. फिर हम आ गए थे basis of apportionment, और मैंने बड़े प्यार से बताया था कि basis हजारों हो सकते हैं। लॉजिकली आपको सोचना है कि आपको बेस कौन सा लेना है। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। फ्लोर एरिया, रेंट फ्लोर एरिया क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे होंगे, और ये सारी बातें बताई थी। मैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज नोट आउट कराने वाला हूँ, और आपके सामने एक और मैं आई विल बी डूइंग टेस्ट फॉर सेल्फ क्वेश्चन आल्सो, सो दैट कि जो हमने लास्ट 4-5 लेक्चर्स में किया है, एक बार पूरा का पूरा हम रिकैप करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस लेक्चर इज लेक्चर 4 है। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सभी वीडियोस में जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये लेक्चर नंबर 1 है जो मैंने आपको बताया, वो होती है जो आप डायरेक्ट, वो जो रेंट उसको अटेंड, इस डायरेक्ट कॉस्ट। तो मैंने कहा अलग अलग तरह की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। बिल्कुल इसे इनडायरेक्ट 25 रुपए इस टूल यूज करना, इसे इनडायरेक्ट लेबर बताया, दैट इज मोटी रीजनेबल। तो आप उस इट मींस दे हुआ बेटे, मेरी कहानी रेनॉल्ड का पेन जैसे सभी पार्ट को एंजॉय करें। आज एक्सपेंस इनकर्ड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में 2 तरह के खर्चे होते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। फैक्ट्री तो आपको ओवरहेड्स के कर लिए ना, तो आपको बेस डायरेक्ट कॉस्ट, हाउ टू डू डायरेक्ट कॉस्ट, आई मीन इट इज। ये जो मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया ना, अगर आपने इस लेक्चर नंबर 1 का फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लिया, तो अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स और जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिकॉज ये ओवरहेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टिकलिश टॉपिक है। तो बेटा इसके लिए आपको इनडायरेक्ट मटेरियल, आई मीन इट इज इनडायरेक्ट लेबर, एंड आई what I mean by apportionment, what I mean by primary distribution, what I mean by secondary distribution, what are the methods of secondary distribution, उसके लिए मैंने कहा आपको absorption, what are the methods of secondary distribution, सब बताऊंगा। आप बस टेबल फ्लो चार्ट पूरा बनाइए। मीनिंग ऑफ ओवरहेड सबने लिख लिया, 3 क्वेश्चंस लिख लिए। बेटे इस 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मुझे 3 आंसर्स आपको देने पड़े, बस यही है ओवरहेड्स। एक बर्ड आई व्यू मिल गया, समझ आ गई, यही है ओवरहेड्स। कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर नहीं किया फॉर अ कॉस्ट सेंटर, जो कॉमन थी अभी जूस। इस लेक्चर में हर डिपार्टमेंट की, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री एक ही डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको डिटेल में डिस्कस किया, सो दैट आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई है क्या ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट क्या है, हम क्या करते हैं। बुक्स में आऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि हैंड रिटन स्लाइड थोड़ी सी, अभी कैपलन में आऊंगा, बीवीपी में आऊंगा। पहले आप मेरी बात को सुनिए, मेरी आवाज सुने, लिख लें। जैसे मैंने लिखा मैन्युफैक्चरिंग स्लैश, इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor, indirect expense incurred for
ऑपरेटिंग ऑपरेशंस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जो बेटे कॉलर, जैसे मैंने टाई पहनी है, टाई पहन के अकाउंटेंट बैठा है, टाई पहन के कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है ना, एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन ओवरहेड्स की बातें कर रहा हूं ना, उसमें जो स्टाफ बैठा है, एडमिन का स्टाफ। लेक्चर 2 है बेटा, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टाफ है, डायरेक्टर्स बैठे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, पॉलिसीज बनते हैं। डेवलपमेंट ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है बेटे। कोविड सिनेरियो में जब कोविड वैक्सीन बनी थी, सिप्ला ने बनाई, डॉक्टर रेड्डी ने बनाई, फार्मा ने बनाई, तो उसमें दे हैव इनकर्ड R&D इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, बट फ्रॉम द ओवर आपको ये दी और बांट देखो, ये मैंने ओवरहेड्स का एक मटका प्रिपेयर किया और उसमें बताया कि आपको सबसे पहले तो टाइप ऑफ ओवरहेड्स पता होने चाहिए, व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2, एंड देन अलोकेशन क्या है, अपोर्शनमेंट क्या है, देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देन सेकेंडरी मींस रीअपोर्शनमेंट, एंड देन एब्जॉर्प्शन। क्या मिलती थी, मान लो मेरा मन है ये ज्यादा खाने को नहीं मिलेगी बिकॉज सबको मिलनी है आज, और मुझे कॉस्ट निकालनी है टी शर्ट की। जितनी जीन्स view, one is the department who's producing something and the other department is not producing. ये मैं बता रहा हूँ what I mean by production department and what I mean by service and something, rather they are giving just clear होंगे ना तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा types of departments in manufacturing entity में there are 2 types of departments, और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। मैं आ गया जी लेक्चर नंबर कर देंगे एक ही कॉम, इट इज एलोकेशन, इसको बोलते हैं एलोकेशन। यहाँ पर मैंने बेसिकली इस लेक्चर नंबर 3 में देखिए मैंने एक एक बात को अलग अलग लेक्चर में बताने की कोशिश की। आपको याद आ रहा होगा, आपने तो सबने अटेंड किए ही ये लेक्चर। एलोकेशन का मीनिंग क्या है, अपॉर्शनमेंट का मीनिंग क्या है ना, सम equitable basis. When indirect costs are common to different cost centers, when I have incurred a same common, electricity bill, same, and that is common for the different centers, that is named as, I have to do it with the help of apportionment process. तो आप लिख लेंगे when indirect, आपको लॉजिकली कंसेप्ट समझ आए इसलिए थोड़े से अटाक। एक बड़ी प्यारी सी दोबारा से रेनॉल्ड केस स्टडी यूज की और उसके बेसिस पे आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू एलोकेशन एंड व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू अपॉर्शनमेंट। पुटुक एग्जांपल ले रहा हूं। इट मींस व्हेनेवर आई वांट टू, कि अगर आपने एक 5 लेक्चर्स मेरे लास्ट अटेंड किए तो आज जो मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा कैप्लन की और जो टेस्ट योरसेल्फ कराऊंगा, बेटे डांस करते करते हो जाएगा, आपको लॉजिकली सब बातें समझ आ जाएंगी। राइट, व्हेनेवर आई वांट टू अपोर्शन, व्हेन एरिया और डिपार्टमेंट धाएं धाएं, ठीक है जी। थप्पड़ मार बेटा 3A में मैंने जो आपको लेक्चर 3A कराया उसमें आई हैव गिवन यू द केस स्टडी यार। कैप्टन में भी है, बीपीपी में भी है, एग्जामिनेशन किट में भी है, मॉक टेस्ट में भी है। तो मैंने क्या किया कि आप इतनी जगह से देखेंगे, उसका एक केस स्टडी क्यों ना बना के आपको दे दूं। तो बेटे मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड द केस स्टडी, मुझे पूरा आई थिंक आई हैव फुल एक्सपेक्टेशन कि आपने पूरा लिखा होगा, देन ओनली यू कैन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होगा। बेटा ऐसे हवाबाजी में नहीं होता, नो डाउट एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको क्या लगता है खाली टिक मार्क लगाकर कोई आपको स्टडी मटेरियल से स्टडी टेक्स्ट से पढ़ा रहा तो पढ़ा देगा, आपको समझ आ जाएगा? हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, जान देनी पड़ती है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्टडी रूम जैसे बनना पड़ता है, स्कूल जैसा स्टूडेंट बनना पड़ता है। ऐसे कोई मजाक नहीं है। नहीं लिखी बेटे, लिखनी है, फिर हमने सॉल्व करनी है, आप और मैं साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा हूँ, लिखना है, सॉल्व करना है, हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। बीबीबी कैप्लॉन एग्जामिनेशन, कैलकुलेटर बाहर निकाल लेंगे, लिख रहे हैं, फाइंड आउट इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड 1000 6000 5 ओवरहेड एनालिसिस शीट बना के दिखाई मैंने, खुद आपके सामने लाइव रियल एग्जांपल्स किए, खुद किया। ऐसा नहीं कि पहले से स्लाइड पर, बेटे आपके सामने मैंने डिस्ट्रीब्यूशन 1000 सर्विस डिपार्टमेंट माय एम्फसिस इन बेस। बेटे मैं क्या बताऊं, डेप्रिसिएशन के ऊपर बोलना शुरू कर दिया तो बड़ी सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया और उसके बेसिस को आपका खुद बताने की, आपके माइंड को बताने की कोशिश की कि भाई आपको खुद सोचना है, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है। आई थिंक बट में इन नंबर 4 में आ गया। अब मैं इस समय लेक्चर नंबर 4A करूंगा
लेकिन इन लेक्चर नंबर 4 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, लीवाइस केस स्टडी मैंने यहाँ पे दिया, और टी शर्ट बना रही है कंपनी और लीवाइस बना रही है, इनकर हुई रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इनकर हुई या वेयर हाउस में इनकर हुई, बेटे उसको अगर हम अगर 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 आप इस कॉस्ट का क्या करेंगे, पहली बात तो ये बताओ, आपने खर्चा किया भाई इसमें को तो बेटे मैंने रीजन बताई दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रीअपोर्शन द कॉस्ट, यू नो रीअपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट से कुछ नहीं बना रहा तो कैसे कॉस्ट कैलकुलेटेड 100 रुपीज, एक बच्चा क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ही नहीं, इनका माई बाप कहां है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है ही नहीं, इनका तो माई बाप होना चाहिए, तो इनका माई बाप। आप कंपेयर कीजिए मेरा लेक्चर किसी से, आपको लॉजिकली पता चल जाएगा कि भूपेश आनंद ने कितनी आपके सामने हेल्प की है और बातें बताने की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आई विल चार्ज द कॉस्ट बिकॉज ये है किस लिए, ये किस लिए जिंदा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए जिंदा है, लॉजिक। इसलिए उनकी जो एलोकेशन, जो हम कहते हैं एलोकेशन, बेटे एक प्रोसेस है विच इज डायरेक्ट। आई थिंक अभी तक आपको अब ये विश्वास हो चुका होगा कि मैंने इन सभी बातों को पूरी कोशिश की है बताने की। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाएं, सो दैट कि हम उसको देखें कि क्या है वो इलस्ट्रेशन नंबर 4, और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ रहे हैं हम सब, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ रहे हैं, और ऊपर देखिए हेडिंग लिखी हुई है एलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। पेपर में नहीं आएगा एलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट 5 लेक्चर्स दैट व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन एंड व्हाट आई मीन बाय अपॉर्चुनिटी। तो मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो से मैंने प्रूव भी कर दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो कहता है जी 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कह दीजिए, असेंबली एंड फिनिशिंग, एंड हैज प्रोडक्शन सर्विस सेंटर्स, और जो प्रोडक्शन सेंटर्स को मदद करने के लिए, मददगार के लिए कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। आई कैन नेम इट एज सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, मेंटेनेंस एंड कैंटीन। बेटे जो काम करेंगे उनको भूख भी तो लगेगी, वो खाना खाने भी तो जाएंगे, टी ब्रेक भी तो होगी, लंच ब्रेक भी तो होगी। द फॉलोइंग आर बजटेड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड के लिए वो कहता है ये बजटेड कॉस्ट है क्योंकि फोरकास्टेड कॉस्ट है। Indirect material, and I have already told you in the chapter of accounting for material that what I want to say you in regard to indirect material. मैंने लीवाइस केस स्टडी जब ली थी और बताया था कि उस जीन्स को बनाने में जो क्लॉथ लगेगा वो डायरेक्ट मटेरियल है, बट जो उसमें जिप लग रही है, चाहे जो बटन लग रहा है, जो थ्रेड लग रही है, दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक है सर। रेंट का मतलब किराया दे रहे हैं, उस फैक्ट्री का किराया दे रहे हैं, और उस फैक्ट्री में तो सब कुछ ही बन रहा है, ऐसा थोड़ी कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, बड़े सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी, अब बेटे एसी चल रहा है या मशीन्स चल रही है तो पूरी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, क्योंकि एक ही मीटर लगा हुआ। मशीन डेप्रिसिएशन, अब उस मशीन, अच्छा डेप्रिसिएशन तो मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 में, ह्यूज। व्हाट आई मीन बाय डेप्रिसिएशन, हाउ इट इज बीन कैलकुलेटेड, व्हाट आर द मेथड्स फॉर दैट। ठीक है सर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब सुपरवाइजर, मतलब मशीन क्लीनर, मतलब झाड़ू पोछा लगाने वाला, that all these indirect labor which is incurred in the factory। ठीक है सर। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं कि कुछ निम्नलिखित जानकारियां हम आपको मुहैया करा रहे हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को देखिए और हमें कुछ बताइए। एरिया दिया हुआ है उसमें, वो कहता है हमें नहीं पता कहाँ यूज करना, लेकिन एरिया दे दिए। जैसे उसने लिखा एरिया, बेटे ऊपर रेंट दिया था, तो रेंट को हम बात करेंगे एरिया के बेसिस पर। ठीक है सर। अब ये बातें जब तक आप सारे लेक्चर्स नहीं आपने लिखे होंगे, आपको क्लिक ही नहीं करेंगे यार। कई बार करेंगे, कई बार नहीं करेंगे, और आप खुश हो जाएंगे। आपको जब करेंगे नहीं कुछ, और जब नहीं करेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स अटेंड करते हैं और पूरा लिखते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपको क्लिक ना करे। ठीक है सर। आगे आ जाइए। किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड, इसका मतलब इट मींस कि वो कितने किलोवाट आवर्स की मशीनरीज हैं। बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है। मशीन वैल्यू, आप बताइए कि मशीन वैल्यू से रिलेट करती है डेप्रिसिएशन से, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर चार्ज करते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन दिस। स्टाफ है बेटा, डायरेक्ट लेबर आवर्स है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट बजट लेबर है। आराम से देखिए, कुछ मुश्किल है नहीं। नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओवरहेड एनालिसिस शीट। जो आप शीट बनाते हैं उसको एनालाइज तो कर रहे हैं,
दैट इज एनालिसिस शीट और जस्ट स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है जी, बिकॉज ये इलस्ट्रेशन है तो आपको एक बात मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ना एक दो लाइंस को लिखेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा बेटे, सच कह रहा हूं, आप थोड़ा सा लिखें। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स प्रिपेयर की यहाँ के लिए, आज की इलस्ट्रेशन के लिए। आप ऊपर लिखें इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैंने लिखा जी फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। अब आप में से कुछ बच्चे होशियार हैं, वो समझदार हैं यार, वो नहीं लिखेंगे मुझे, बेवकूफ है एक्चुअली, मैं थप्पड़ मारूंगा उनके थप्पड़। फ्रेंड्स read the question sincerely. All that glitter is not gold. जो सब चमकता है वो सोना नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराना मत, आसान होते हैं। Always prepare notes as per my handwritten slides. मैंने बार बार यही कह रहा हूँ, चालाकी मत दिखाना, समझदारी दिखाना, सिंसियरिटी दिखाना, बार बार एग्जामिनेशन फीस पाउंड में मत पे करना, बिकॉज टाइम नेवर कम्स, समय वापस नहीं आता। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बेटे। अब ये सारी बातें लिख लोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन सिंसियरली, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑलवेज प्रिपेयर नोट्स एज पर द हैंडरिटन स्लाइड्स बिकॉज टाइम नेवर कम्स। अब इसमें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको ऑलरेडी उन्होंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया था ओनली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, एलोकेशन यहां पर हम जो कर रहे हैं इट इज ओनली स्टेप नंबर 1 and in actually there are 3 steps. First step is we have to do allocation and apportionment, step number 2 is we have to do reapportionment and step number 3 is we have to do absorption, जो मैंने आपको ओवरहेड के फ्लो चार्ट में लेक्चर नंबर 1 में बताया। बट मैंने कहा जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में खाली पहले स्टेप का ही चर्चा की गई है, खाली एलोकेशन और अपॉर्चमेंट की बातें हो रही हैं, इसलिए घबराना मत। और ये फॉर्मेट प्रिपेयर किया। अब आप अगर हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे, जेब में हाथ रखेंगे, बार बार मोबाइल फोन को देखेंगे, क्या लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं? बेटे 5 अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होगा, क्या बातें करेंगे आप? मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए दोस्त, कैलकुलेटर सामने रखिए दोस्त, रजिस्टर निकालिए और लिखिए, फॉर्मेट बनाइए, ऊपर लिखिए ओवरहेड एलोकेशन शीट, ओवरहेड्स। मैंने पहले कॉलम बनाया ओवरहेड्स का, फिर दूसरा कॉलम बनाया बेसिस का, तीसरा कॉलम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, फोर्थ कॉलम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, देयर आर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिफ्थ कॉलम सर्विस कॉस्ट सेंटर 1 का, सिक्स कॉलम सर्विस कॉस्ट सेंटर 2 का, और फिर टोटल अपने आप खुद बनाए। ऐसा नहीं कि मैंने अपने स्टाफ को दे दिया बना दे यार, और मुझे बनाने में ज्यादा फायदा हुआ, मुझे सारी बातें क्लियर हो गई कि मुझे क्या बताना है। ऐसे 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 आइड इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है ना, अभी देखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका बेसिस लिखेंगे यहाँ पर, रेंट को, फ्लोर स्पेस एरिया, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट, डेप्रिसिएशन मशीन वैल्यू, इनडायरेक्ट लेबर, नंबर ऑफ वर्कर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, देख लीजिए यूनिट्स प्रोड्यूस। मुश्किल है नहीं भी आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसके बाद वी विल कैलकुलेट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर 1, 2, इनकी कॉस्ट निकाल लेंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स इन लास्ट 4 और 5 लेक्चर्स। तो आइए एक बार मैं दोबारा से उसी केस स्टडी में लेके जा रहा हूं, सो दैट उसी इलस्ट्रेशन में, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लो सर, लो मेरे बेटे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। मैंने जान के टाइम दिया था कि आपका कैलकुलेटर बाहर होगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल एलोकेटेड डायरेक्टली टू द रेलेवेंट कॉस्ट सेंटर्स। क्या मतलब हुआ जी इसका? ये देखिए जी, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ दिया हुआ है? इनडायरेक्ट मटेरियल उन्होंने बताया हुआ है कि 7,000 यहाँ लगा, 8,000 यहाँ पे लगा, 3,000 यहाँ लगा, 2,000 यहाँ लगा और टोटल ये लगा। ऑलरेडी इनडायरेक्ट मटेरियल को दे हैव डिवाइडेड ऑन अ पर्टिकुलर बेस। वैसे अगर बेस नहीं दिया तो डायरेक्ट मटेरियल की रेशो पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल में कोई घबराना नहीं है कि बेस नहीं दिया क्या करेंगे, वो टेंशन की बात नहीं, ऑलरेडी दे हैव गिवन। ठीक है सर। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में भी चेक करिए आराम से, 1600 यहाँ लगी, 2200 this much number of dollars here and in this department here. So if because I am already given with, so I can directly put that in that particular department. You know, there is no need to use again bifurcate and again use a basis. आपको हॉट केक जैसे एक चीज उसमें ऑलरेडी बनाकर दे दी तो आपको बार बार देखो, 1000 बार देखो, घबराना थोड़ी है। ये देखो ना, ये देखो 7,000, 8,000, 3,000, 2,000। पहले आप चेक करो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया, क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं।
7,000, 8,000, 3,000, 2,000, they have already divided. अगर नहीं होता तो डायरेक्ट मटेरियल की बेसिस पे हम डिवाइड कर देते. सर अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, उनको दोबारा अटेम्प्ट देना है, उनकी मर्जी है, करना तो पड़ेगा बेटे. नेक्स्ट इज रेंट. आप मुझे बताइए बेटे, रेंट को जब मैं बाइफरकेट करता हूँ तो मैंने ओवरहेड के कॉलम में रेंट लिखा, बेसिस में क्या लिखूं, फ्लोर स्पेस एरिया. रेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस एरिया एंड फ्लोर स्पेस इज गिवन टू मी. आप प्लीज कैलकुलेटर निकालिए. आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने आए हैं, फोटो कॉपी करने आए हैं, बट कुछ बच्चे होशियार हैं, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये 3,750, ये 3,750 है ना, और 7,500, 1375, 1875, 1875 डॉलर्स आ रहा है या नहीं आ रहा. मुश्किल नहीं है. वो कहते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने कर दिया. बट आप ये बताओ यार, आप ACCA हैं, नॉलेज लेवल का है, क्या लगता है कि क्या ये 15,000 को बाइफरकेट करने में भी दिक्कत आ रही है आपको? कितना एरिया है? 4,000. देखिए 4,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर कह रहा हूँ. ये देखिए 1,000 स्क्वायर मीटर यहाँ लिया है, 2,000 इसने लिया है, 500 इसने लिया है, 500 इसने लिया, टोटल 4,000. डिवाइड कर दीजिए, बाइफरकेट कर दीजिए. आई थिंक आपके सामने रेंट आ जाएगा. आप फिर कह रहा हूँ लिखना है. मैं AC से बन गया हूँ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा. मैं सारी बातें लॉजिकली समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने केस स्टडीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. आप ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी कैसे रिलेट करती है बेटे? किलोवाट आवर से आपके घर में बिजली का बिल नहीं आता, किलोवाट आवर से आता है. कितने आपने उसका वॉट वो लिया हुआ. एंड अगेन दैट इज डिवाइडेड इन दैट रेशियो. आप चेक करिए जी, किलोवाट आवर्स. क्या ऊपर क्वेश्चन में कुछ गिवन था? बिल्कुल गिवन था, मैंने पढ़ा भी था और उस समय भी बताया था आपको. ये देखिए, ये देखिए 2,750, 4,500 किलोवाट, दिस किलोवाट, इन सबको टोटल कर दीजिए. टोटल 10,000 है. तो टोटल बिजली का खर्चा अपॉन 10,000 गुणा में 2750 गुणा में 450, 4,500. ये लो, मुश्किल है नहीं यार. वो बात अलग है कि आप हिम्मत नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे. मुश्किल नहीं है भाई साहब, इजी है. 3rd 4th क्लास का बच्चा भी कर ले, अगर उसने 5 लेक्चर में देख ली हूं. मशीन डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ द मशीनरी. आपने बेसिस नहीं देखना, खुद आपका माइंड क्लिक करेगा. यू हैव ऑलरेडी सीन माय लास्ट 5 लेक्चर्स. सो 2250, 1750, आई थिंक यू कैन डू इट. इनडायरेक्ट लेबर ऑलरेडी गिवन है यार. एलोकेटेड देखो, लिखा भी हुआ एलोकेटेड. एलोकेटेड मींस आपको डिवाइड नहीं करना, उठाना है पटकना है, उठाना है पटकना है, उसी को तो बोलते हैं लोकेशन. और जहां में विभाजित करना पड़े, संधि विच्छेद करना पड़े, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़े, उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं. आई थिंक पहली इलस्ट्रेशन हम सबको समझ आ गई. मैं भूपेश आनंद आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो करूंगा ही, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप देख लेते हैं मैंने कौन सा किया है. ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है आज, क्योंकि जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो अभी मैंने कंसेप्ट बताने हैं. तो आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू बेटे. जूस नोट्स में अगर आपने देखा हो, मैंने बड़े प्यारे प्यारे जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं, है ना. जूस नोट्स में अगर आपने देखा हो तो मैंने बड़े प्यारे प्यारे जूस नोट, अभी मैंने वैसे जूस नोट्स में दिखाया कुछ नहीं है, ठीक है, अभी हम शो करेंगे. वैसे जस्ट एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने इसमें आई हैव रिटन द डिफरेंट कंसेप्ट व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग. कंसेप्ट नंबर 1 इज ओवरव्यू ऑफ ओवरहेड्स, स्टोरी ऑफ ओवरहेड्स. मैं पूरी कहानी बताऊंगा, चर्चा करेंगे और आप खुद आंसर देना स्टार्ट कर देंगे. यार मजा तो वो है ना. Then story of production, then primary distribution, then secondary distribution, which is named as reapportionment, then I will prepare the overhead analysis sheet, and then absorption. मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.